नमस्कार दोस्तों, राधा रानी लॉ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो जैसा कि मैं आप लोगों को वैसे तो कोशिश करता हूं, लेकिन क्या समय व्यस्तता के कारण मैं आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाता। अब मैं फिर से प्रयास करूंगा कि आप लोगों को टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो आपको मिल सके। तो आप लोग जो है इसको कोशिश करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ाइए, जिससे मैं आप सब लोगों को इस सब्जेक्ट को रेगुलर पूरा करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को विधिबुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का जो अधिनियम है 1968 का, उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसमें कि जो किस लिए बताया गया, विधि विरुद्ध, जो विधि के विरुद्ध है उसको ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में, क्रियाकलापों के निवारण के संबंध में अधिनियम बनाया गया है। काफ़ी पुराना अधिनियम है, 1967 का बना हुआ है। इसमें जो बनाया गया है, इसमें जो है इसको स्वीकार कब किया गया था, तो इसको जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद में 28 सितंबर 2001 को इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, और इसका विस्तार हमेशा एक सेक्शन एक बताती है कितना सेक्शन है इसका, ना इसमें कितनी सेक्शन है। तो इसमें जो सेक्शन है 53 है, चैप्टर 7 है और 4 शेड्यूल है, यानी कि 53 धारा है, 7 अध्याय और 4 अनुसूचियां इसमें दी गई हैं। अब सेक्शन हमेशा एक बताती, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ के बारे में बताती है। तो इसका विस्तार अगर पूछा जाएगा कहाँ होगा, तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है ऐसा प्रत्येक या कार्य लोप करता है जो इस अधिनियम के अधीन, तो उसको क्या है, इस अधिनियम के अधीन करता कार्य लोप करता है तो वह भारत में दोषी ठहराया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन उसे दंडित किया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जो भारत से, व्यक्ति शब्द यूज हुआ है, कोई परे, भारत से परे कार्य करता है, यानी कि भारत से बाहर कार्य करता है, लेकिन वो इस अधिनियम के अधीन कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे कार्रवाई की जाएगी मानो उसने यह भारत में अपराध किया, इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, मानो उसने भारत में अपराध किया हुआ है, ऐसा माना जाएगा। चलिए, उसके बाद बताती है सब सेक्शन जो है 5 बताता है कि ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होगा। तो किस किस पर लागू होगा, यह भारत के बाहर के जो नागरिक हैं, भारत में के नागरिक भारत के बाहर रह रहे हैं उन पर भी लागू हो जाएगा, या सरकार की सेवा में व्यक्तियों पर, चाहे सरकार की सेवा कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति चाहे कहीं भी हों, उन पर भी अधिनियम लागू हो जाएगा। और भारत के जो राष्ट्रीयकृत पोत हैं, वायुयान हैं, चाहे वे कहीं भी खड़े हुए हैं तो उन पर भी लागू हो जाएगा। तो इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है, बाकी की अपन आईपीसी में पढ़ते हैं वही दिया हुआ है, इसमें केवल ऐसा सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, ये शब्द जो है इसमें अलग से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आती है, अपन पढ़ते आ रहे हैं परिभाषा, सेक्शन में पढ़ेंगे अधिनियम में। तो सेक्शन 2 बताती है अपनी परिभाषाओं के बारे में, तो संगम के बारे में बताती है। 2 अपनी किसके बारे में, संगम से क्या अभिप्रेत है। संगम से 2 चीजें आती हैं, इसमें कोई समुच्चय या निकाय इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है भारत, बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र से किसी भाग का, बी में बताया गया है भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण के अंतर्गत किसी ऐसे भाग के प्रति निर्देश के विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना है। तो अध्यर्पण मतलब इस चीज को अपन ने त्याग दिया है, तो उसका अगर वो दावा लाता है इस अधिनियम के अधीन या प्रोसेस करता है, तो अपन उसको कैसे, दावे को कैसे ग्रहण करेंगे। जैसे कोई विदेश का, अदर स्टेट का, अदर कंट्री का कोई व्यक्ति अपने यहाँ दावा ला रहा है, उसको विदेश के दावे की तरह उसको ग्रहण किया जाएगा, ये अपना बी बताता है। सी में बताया गया अपना सहायता के बारे में। सहायता का वही अर्थ है जो दंड प्रक्रिया सहायता 1973, जैसा कि अपन पढ़ते हैं प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रिया बताता है क्रिमिनल मामलों में, तो वो अपन उस सहायता यानी कि दंड प्रक्रिया सहायता 1973 जिसका अधिसंख्या क्रमांक 2 सन 1974 है, उससे इस प्रकार लगाया जाएगा। जहां कहीं सहायता शब्द आएगा उसका दंड प्रक्रिया सहायता 1973 से लगाएंगे। अब इसके बाद बताता है अपना डी बताता है न्यायालय के बारे में, बताता है कि न्यायालय से क्या तात्पर्य है। तो न्यायालय में संहिता के अधीन जो बताया गया है, न्यायालय इसमें जो है दो तरह के न्यायालय बताए गए हैं। एक तो इसमें जो दंड न्यायालय, इस अधिनियम के अधिकारिता का प्रयोग करने वाला दंड न्यायालय आ जाएगा न्यायालय में।
दूसरा अपन एनआईए पढ़ते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में। वहाँ 2 धाराओं में न्यायालय को बताया, धारा 11 और 22 में। तो वहाँ भी जो विशेष न्यायालय बताया गया वो भी इस न्यायालय में सम्मिलित आएगा। अपना राष्ट्र कौन सा आएगा, तो एक दंड न्यायालय आएगा जहाँ अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है। दूसरा राष्ट्रीय एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, 2008 का अधिनियम है, उसके तहत धारा 11, 22 के अधीन जो विशेष न्यायालय गठित किया गया है, तो वो न्यायालय भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 2 न्यायालय इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद बताया गया है, चलिए अपना ई बताता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे काम जो है अभियुक्त प्राधिकारी करता है। इसकी शक्तियाँ कहाँ हैं, ये अपील को सुनता है, फिर इसके अपील के खिलाफ हम कहाँ जाते हैं, कहाँ न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय से भी अपन कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी दी गई है। इसलिए अभियुक्त प्राधिकारी अपने लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन होता है। जितना अपने लिए न्यायालय था उतना ही अभियुक्त प्राधिकारी। तो अभियुक्त प्राधिकारी को ई में बताया गया। इसके अंतर्गत अभियुक्त प्राधिकारी से यथास्थिति केंद्र सरकार का ऐसा अधिकारी जो उस सरकार के संयुक्त पक्ति से नीचे का ना हो। तो केंद्र सरकार की दशा में संयुक्त सचिव की पक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, और राज्य सरकार की दशा में सचिव पक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित की किसी अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो दोनों की दशा में कौन कौन बताया, केंद्र सरकार की दशा में संयुक्त सचिव और राज्य सरकार की दशा में सचिव से पक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बताती है अपनी इकोनॉमिक के बारे में, बताती है सिक्योरिटी के बारे में। अपनी क्या बताती है, अपनी डीए बताती है आर्थिक सुरक्षा। तो आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, तो इसके अंतर्गत बताया गया है वित्तीय, धनीय और राजकोषीय स्वामित्व, उत्पादन वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा भी है इसके अंतर्गत। ध्यान करना। तो सारी सुरक्षा क्या इसके अंतर्गत, पर आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या पारिस्थितिक और पर्यावरण सुरक्षा भी आती है? हाँ आती है। क्या जीविका की सुरक्षा आती है? जीविका तो हाँ आती है। ऊर्जा की सुरक्षा तो उनको याद करना है कि इसके आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये अपना डीए में दिया, 2013 के संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। हाँ सॉरी, ईए में दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद आदेश के बारे में बताया गया है। चलिए, तो आज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। चलिए, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा।